स्टडी आईक्यू चैनल में आपका वापस स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम कर रहे हैं। अभी इसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं, काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है कि किस तरीके से जो प्रेशर बेल्ट्स हैं हमारे अर्थ में वो बनते हैं, क्यों ये सेल्स बनती हैं, क्या रीज़न है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर कैसे बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर एंड द पोलर कैसे बनता है, देन दीज सेल्स हेडली सेल, फेरल सेल्स ये क्या है, इसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है जबकि जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं इसकी हाइट कम होती जाती है, तो क्या रीज़न्स हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आपको अगले वाले लेक्चर में एक बार क्विकली रिवाइज़ कराऊंगी पूरे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। सो अभी एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज़ कराने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इन केस कोई भी कॉन्सेप्ट पिछले वाले लेक्चर में मिस हो गया है तो इसमें कवर हो जाएगा। एंड द पॉइंट कि मैं इस पर इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे टॉपिक बेस्ड हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। अगर आप ऑप्शनल के भी हो ना तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी इसी चीज़ पे टिका हुआ है। ओशनोग्राफी में बहुत सारे टॉपिक इस पे टिके हुए हैं। एंड इन जनरल ऑल्सो, चाहे आप वेदर की बात करो, चाहे आप क्लाइमेट की बात करो, साइक्लोन्स की बात करो, यू नीड टू नो द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस पर इतना एम्फेसिस कर रही हूँ इस पर। तो हम लोग सबसे पहले इक्विनॉक्स की बात करते हैं। इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन जो है वो बिल्कुल इक्वेटर पे शाइन करता है, इक्वेटर के ऊपर है। तो ये जनरल कंडीशन है कि भाई अभी बराबर पूरा एरिया चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं। तो दो रीजंस होते हैं। एक तो जो विंड पैटर्न होता है वो विंड पैटर्न यहाँ से, एक तो रीज़न होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड आ रही है वो यहाँ पे आके कन्वर्ज करती है और कन्वर्जेंस में वो ऊपर उठती है। तो नीचे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है और ऊपर हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि लो प्रेशर का एरिया कन्वर्ज करता है, विच मीन्स एयर्स एक तरफ आती है, एक डायरेक्शन में आके मिलती है, और हाई प्रेशर में एयर डाइवर्ज करती है, विच मीन्स कि वो बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहा है, दिस इज डाइवर्जिंग। नाउ व्हाट हैपन्स कि सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे ये हमारी पोलर सेल है, यहाँ पे ये हमारा पोलर लो प्रेशर एरिया है। तो पोलर लो प्रेशर एरिया में भी सिमिलरली वही चीज़ होगा, यहाँ पे लो प्रेशर से एयर ऊपर उठेगी और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ये डाइवर्जेंस इधर होगा। तो जब दोनों एयर यहाँ पे आके मिल रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा और दोनों एयर नीचे की तरफ पुश होगी। एक तो क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी, अबाउट एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, और दूसरा जैसे जैसे वो अर्थ से ऊपर वैसे भी जाएगी तो टेम्परेचर कम होकर कूल हो जाएगी। कूल एयर डेंस होती है, नीचे की तरफ सिंक करती है। तो 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ पे ये एयर आके सिंक करेगी और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि क्योंकि पोल का एरिया हमेशा ठंडा रहता है तो वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और वो हाई प्रेशर बहुत ही इंटेंस रहता है। उस हाई प्रेशर से हवा निकल के पहुँचती है पोलर लो प्रेशर एरिया पे। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर से आने वाली एयर का, जो ऊपर उठती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया अपर एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है। ये बात हो गई जनरल सर्कुलेशन की। हेडलेस सेल होती है, फेरल सेल होती है और पोलर सेल बोलती हैं हम, 3 सेल होती है हमारी। हम बात करते हैं जून सोलिस्टिस की, विच मीन्स कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन कर रहा है। ओके, जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करेगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर सन नॉर्थ में मूव कर रहा है तो प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ में मूव करेंगे। ये देखो, ये 0 नॉर्थ में मूव हो गया है, राइट। ये देखो 90 डिग्री नॉर्थ है ना, यहाँ पे सन अभी बिल्कुल इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो ये नॉर्थ वर्ड मूव हो गया है। इधर आओ दिसंबर सोलिस्टिस में। दिसंबर में क्या होगा, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। तो मैंने क्या बोला था कि सन अगर साउथ में जाएगा तो प्रेशर बेल्ट भी साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री साउथ है, तो ये देखो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे साउथ में शिफ्ट हो गया है। नाउ डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट कि कैसे प्रेशर बेल्ट भी मूव हो रहे हैं। तो मैंने ये भी बात करी थी कि जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ये ओशन करंट को भी इम्पैक्ट करता है। ओशन और एयर दोनों हीट को ट्रांसपोर्ट करती है सरप्लस वाले एरिया से डिफिसिट वाले एरिया में, और एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखती है। सो इस तरीके से पूरा नेट हीट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बात हो गई थी हमारी जनरल सर्कुलेशन की।
अब हम बात करेंगे अल नीनो की। तो इसमें अल नीनो क्या है कि बहुत ही छोटा सा दे के रखा है, अलग से कोई एक टॉपिक नहीं दिया है अल नीनो का, बट अल नीनो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के मॉनसून के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितनी फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड फ्लड वगैरह आती है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक पैराग्राफ में दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा अल नीनो एक्सप्लेन करा है वन बाय वन। क्या उसमें कौन सी सेल्स होती है, क्या फेलिंग होती है, कन्वेक्शन होता है, अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, उसमें किस तरह का वेदर रहता है, किस तरीके से वो चेंज होता है। तो मैंने पूरा इसमें आपका डाला है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होने वाला है, बट आई कैन प्रॉमिस यू दिस वन थिंग कि इफ़ यू फिनिश अल नीनो फ्रॉम हियर you will never have to look at any other coaching note or any other video to understand the concept। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, so here stay with me, okay। तो अल नीनो में समझने से पहले 3 वर्ड समझने, 3 टर्मिनोलॉजी बार बार हमारे पास आएगी। सबसे पहला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमने इक्वेटोरियल में भी पढ़ा था, जनरल एयर सर्कुलेशन ऑफ एयर में भी पढ़ा था कि कन्वेक्शन क्या होता है, एयर का ऊपर राइज होना। वार्म एयर एक्सपेंड होके ऊपर राइज होती है, जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन। दूसरा है अपवेलिंग। अपवेलिंग इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे ओशन करंट्स के बारे में। अच्छा, वो चैप्टर हमारा आगे आएगा। सो अपवेलिंग क्या होता है कि ये वर्टिकल मोशन ऑफ वाटर होता है। जब भी देखो, अगर ये ओशन है, ओके, तो अगर, और यहाँ पे एक लैंड का एरिया है, यहाँ से आने वाली हवा अपने साथ में इस पानी को हटा के दूर लेके चली जाती है, या फिर ऐसा बोलो कि सरफेस का यहाँ पे जो पानी है वो मूव हो गया, इट मूव सरफेस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो उसी स्पेस को फिल करने के लिए नीचे का जो कोल्ड वाटर होता है, नीचे पानी हमेशा कोल्ड होता है, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपवेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, जब हम ओशन करंट पढ़ेंगे या ओशन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो अपवेलिंग क्या हो गया कि सब सरफेस का कोल्ड वाटर ऊपर सरफेस पे आ जाता है, उसे बोलते हैं हम अपवेलिंग, ओके। सो वर्टिकल मोशन होता है ये, इसमें करंट रिप्लेस कर देता है सरफेस वाटर को फ्रॉम द डीपर इन द ओशियन, ओके। सो जनरली जो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन के बारे में, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि जो सब सरफेस या जो डीप ओशन में वाटर होता है वो कूल होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब अपवेलिंग होगी, जब नीचे का ठंडा और न्यूट्रिएंट फिल्ड पानी ऊपर आता है, तो वहाँ पे वो फिशिंग एरिया होता है, क्योंकि फिशेस को क्या चाहिए, खाना चाहिए, और खाना उनका क्या होता है, वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये इट सपोर्ट द प्रोडक्टिविटी इन द ओशन, विच मीन्स कि फिशिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, एक्वेटिक लाइफ के लिए दीज अपवेलिंग्स आर वेरी गुड। थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारा वॉकर सेल, वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन क्या है कि एटमॉस्फेयर में एक सर्कुलेशन है, और ये अल नीनो से रिलेटेड है। तो हम 2 पढ़ेंगे, वॉकर सर्कुलेशन एंड मॉडिफाइड वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन गिलबर्ट वॉकर ने आइडेंटिफाई करा था, तो उन्हीं के नाम पे है। तो इन्होंने क्या बताया था कि एक सेमी रेगुलर पैटर्न है हाई और लो रेनफॉल का अवर इंडिया पे जो बहुत कभी कभी बहुत सही मानसून रहता है, अच्छे से बारिश आ गई है टाइम से, और कभी कभी मानसून बहुत लेट आता है। तो ये सब होता है वॉकर सेल के वजह से। क्या होता है, कैसे होता है, अभी आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अल नीनो क्या होता है। तो वार्मिंग और कूलिंग जो पैसिफिक ओशन है, किसी भी ओशन की बात करो, उसका गर्म या ठंडा होना बहुत ही उसके लिए इट्स अ वेरी जनरल प्रोसेस, और जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए तो ये होता ही है। एंड वार्मिंग एंड कूलिंग से मतलब है कि सोलर इंसुलेशन कितना हो रहा है वहाँ पे, और अपवेलिंग क्या हो रहा है सिस्टम, 2 चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो सेंट्रल पैसिफिक ओशन से जो गर्म पानी है, जो वार्म वाटर ओशन करंट है, वो धीरे धीरे साउथ अमेरिकन कोस्ट, विच मीन्स जो हमारा पेरू और चिली वाला एरिया है ना, वहाँ पे जाती है, और उसकी कूल्ड पेरूवियन करंट को रिप्लेस कर देती है। ऐसे में जो वार्म वाटर ऑफ पेरू होता है उसे बोलते हैं अल नीनो। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं, तो साउथ अमेरिका के पास जो पेरूवियन कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट से रिप्लेस होके वार्म करंट हो जाती है, ओके। वार्म करंट अगर हो जाएगी तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है ना। कोल्ड में क्या होता है, कंप्रेस्ड होती है एयर, नीचे की तरफ डेंस होती है, तो उस हिसाब से पूरा एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन चलता है। लेकिन अगर ये वार्म करंट से रिप्लेस हो गई तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एयर राइज होगी,
राइट। अगर एयर राइज होगी तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो ये होता है कि जो पेरुवियन कोल्ड करंट है वो वार्म करंट से रिप्लेस हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल नीनो। ओके, सो अल नीनो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होता है सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर चेंज से। आप मैप खोलो एक बार अपना और उसमें देखो कहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक और एशिया की लोकेशन है। अब उसमें प्रेशर लोकेट करो कि कहाँ पे लो प्रेशर और कहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। सो ये जो ऑक्सीलेशन होता है कि कभी वहाँ पे कोल्ड कभी वार्म करंट है, या फिर अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वार्म मतलब लो एंड कोल्ड मतलब हाई, तो वार्म लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में ये जो ऑक्सीलेशन होता रहता है, इस ऑक्सीलेशन को बोलते हैं ENSO, दैट इज अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। सदर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउथ ऑफ पैसिफिक ओशन में होता है। ऑक्सीलेशन क्यों? क्योंकि लो एंड हाई प्रेशर के बीच में ऑक्सीलेट होता रहता है एंड अल नीनो का प्रोसेस है, इसलिए इसे बोलते हैं अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। So over the year, especially with the help of global warming, I should say with the help of global warming, ENSO काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो गया है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस वाले लास्ट पैराग्राफ को मैं छोड़ रही हूँ। पहले लेट जस्ट हैव अ लुक एट द डिटेल्ड लुक एट द अल नीनो। सो अल नीनो की 3 फेजेस होती हैं। ओके, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अल नीनो, ENSO, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। ओके, 3 फेजेस होती हैं। पहली होती है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज़ को कभी भी ला नीना से कंपेयर मत करना। ला नीना बिल्कुल अलग फेज़ है, अल नीनो बिल्कुल अलग फेज़ है। न्यूट्रल इज़ अ टोटली डिफरेंट फेज़। इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है इसमें ईस्ट टू वेस्ट विंड ब्लो करती है इस डायरेक्शन में। ओके, इस तरह से विंड ब्लो करती है, तो ये वार्म मॉइस्ट एयर और जो वार्मर सरफेस होता है उसको वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, विच मीन्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ में मूव करती है। और जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, विच मीन्स कि हमारा जो साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है वहाँ पे इसे कूल रखती है। तो टेम्परेचर अभी बहुत ही नॉर्मल है। देखो ये है पैसिफिक ओशन, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, यहाँ पे ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया और ये हमारा सेंट्रल पैसिफिक का पार्ट है। तो न्यूट्रल फेज में क्या होगा कि भाई जो देखो पता है हमें कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा चलती है। ओके, और जो ओशन करंट है वो अपने सर्कुलेशन में कूल टू हॉट की तरफ चलती है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, सेंट्रल पैसिफिक के अंदर यहाँ पे वार्म करंट है। ओके, ये वार्म करंट और ये कूल करंट नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर साउथ अमेरिका की कोल्ड करंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगी। और यहाँ पे ये क्या होता है, वार्म करंट की वजह से ये एयर राइज होगी, गर्म होके ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे बारिश होगी। तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम इसमें थर्मोक्लाइन वाला मैप देखें, इस मैप को देखो, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? थर्मोक्लाइन में ये आपको दिख रहा होगा। इस लाइन का मतलब क्या है कि पेरू के पास, साउथ अमेरिका के पास ये कोल्ड है, तो इसका मतलब है कि ये जो अभी आगे ये ओशन करंट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट है थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन का। तो थर्मोक्लाइन वो एरिया होता है जहाँ पे सडनली सरफेस टू सब सरफेस में रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है। रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे कीवर्ड है। फटाफट से सरफेस में जैसे 22 डिग्री है और तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 22 इस थर्मोक्लाइन वाले एरिया के अंदर ये 22 से 4 डिग्री तक चेंज हो जाता है। सो इसे बोलते हैं थर्मोक्लाइन। तो आपको दिख रहा होगा, बस इसे ये मानो कि ये कूल टेम्परेचर की लाइन है, यहाँ पे ठंडा पानी होगा। तो यहाँ पे ठंडा पानी के बीच में डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है एंड दैट शोज़ कि इधर जो है अपनी आराम से कोल्ड करंट चल रही है जैसी नॉर्मल साइकिल में चलनी चाहिए, और इस तरफ हमारी वार्म करंट है जो नॉर्मल साइकिल में चलनी चाहिए। सो ये हमारा नॉर्मल है। इसमें क्या होता है कि वेस्टर्न पैसिफिक वाला एरिया कौन सा होगा? ये पूरा पैसिफिक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्टर्न पैसिफिक क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया वाला, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो हम बोलेंगे ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक, दोनों सेम चीज़ें हैं, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, वेस्ट जब भी मैं बोलूँ वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक तो आप क्या समझोगे? ऑस्ट्रेलिया के साइड वाला एरिया। जब मैं बोलूँ ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक
तो आप क्या समझोगे, साउथ अमेरिका के साइड वाला एरिया। ओके हाँ, तो क्या बोल रहे हैं हम कि वेस्टर्न पैसिफिक, विच मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया जो है, यहाँ पे वार्म सी सरफेस रहता है वार्म ओशन करंट की वजह से, तो ये हीट एंड मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में डालती है। एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन की वजह से वार्म एयर राइज होती है और यहाँ पे काफ़ी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है कि भाई जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट चल रही है और कोल्ड एरिया क्या होगा, हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करेगा। और हाई प्रेशर का एरिया क्या क्रिएट करता है, एंटी साइक्लोनिक लोकेशंस, एंटी साइक्लोनिक होता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो इसी वजह से जो हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक, विच मीन्स कि हमारा पेरू चिली वाला एरिया है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये जो ड्रायर एयर है, इट ट्रेवल्स टू ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती है बिफोर डिसेंडिंग ओवर दी कूलर ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक पे। और ये जो पैटर्न है कि वेस्ट में एयर राइज होगी और ईस्ट में जाके नीचे गिरेगी, इसको बोलते हैं वोकर सर्कुलेशन। कैसे, देखो ओके, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था, अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर होगा, नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा, पूरा सर्कुलेशन चलता है। नाउ ये सर्कुलेशन यहाँ पे भी चलेगा, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर वाली एयर डाइवर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। तो ये जो असेंडिंग ऊपर जाना एंड डिसेंडिंग नीचे जाना हो रहा है, इस पूरे सेल को बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सेल या फिर वॉकर सर्कुलेशन। ये नॉर्मल कंडीशंस में हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल होता है कि भाई इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया में इसका इम्पैक्ट होता है कि नॉर्मल मानसून रहेगा, आराम से जिस टाइम पे बारिश आनी चाहिए उस टाइम पे बारिश आ जाएंगी। तो ये तो हुआ हमारा न्यूट्रल पोजीशन। सेकंड है हमारा अल नीनो का पोजीशन। सो अल नीनो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वार्म एंड कोल्ड करंट थी ना वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक में, वो रिवर्स हो जाती है, कोल्ड की जगह वार्म और वार्म की जगह कोल्ड करंट आ जाती है। इसकी वजह से ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल ऑफ करंट हो जाता है। नाउ इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक एरिया था, जो पेरू के पास साउदर्न अमेरिका वाला एरिया है, वो नॉर्मल से ज़्यादा वार्म हो जाता है। अगर नॉर्मली उसका टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस रह रहा था, तो अभी उसका टेम्परेचर बढ़ के 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के पास हो जाता है। सो ये जो नॉर्मल रिवर्सल, ये जो रिवर्सल फ्रॉम द नॉर्मल सिचुएशन है, इसे बोलते हैं अल नीनो। तो इसमें वार्मर देन द नॉर्मल ओशन टेम्परेचर जो पानी है, वो सेंट्रल टू पैसिफिक इसमें आ जाता है, सेंट्रल टू ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहले कोल्ड पेरुवियन करंट थी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो थर्मोक्लाइन है वो डीप हो जाएगा। ये थर्मोक्लाइन हमने पढ़ा था, अगर ये पानी यहाँ पे वार्म हो जाएगा तो थर्मोक्लाइन नीचे शिफ्ट हो जाता है, सो ये ऐसे डीप में चला जाता है। और यहाँ पे क्योंकि कोल्ड एरिया आ जाता है तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन ऊपर आ जाता है, तो ये इस तरीके से रिवर्सल हो जाता है। अभी आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। सो इसकी वजह से जो अपवेलिंग ऑफ कूलर ओशन होती है वो कम हो जाती है, वो बहुत ही वीक हो जाती है। दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दी वार्मर सी सरफेस। नहीं तो जनरली क्या होता है कि नीचे से जो पानी आ रहा होता है, नीचे सब सरफेस से जो कोल्ड वाटर आता है, वो भी इसको कूल रखता है, यहाँ से कूल टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर ये अपवेलिंग नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर जैसे इसी डायग्राम में मैंने दिखा के रखा है, जैसे अगर थर्मोक्लाइन वाली लाइन नीचे चली गई है, यहाँ पे ज़्यादा हॉट वाटर है, तो ये अपवेलिंग जो नीचे से कोल्ड वाटर आ रहा था वो कम आएगा। तो इसकी वजह से ये वार्मिंग और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है। सी सरफेस टेम्परेचर नदर्न ऑस्ट्रेलिया में कूलर देन नॉर्मल रहता है। यहाँ पे जनरली हमने क्या देखा था, वार्म टेम्परेचर था, और अभी यहाँ पे क्या हो गया है, कूल टेम्परेचर हो गया है। सो इसकी वजह से जो कन्वेक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होके सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में चली जाती है। और क्या मतलब है कन्वेक्शन से, हमने क्या पढ़ा था, कन्वेक्शन क्या होता है, वार्म एयर का ऊपर उठना इज कन्वेक्शन। नाउ बिकॉज इधर वेस्टर्न पैसिफिक के पास ये पानी ठंडा हो गया है, ये पानी कूल हो गया है, तो क्या यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, नहीं होगा। वेयर एज सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में, जहाँ पे हमारी सदर्न अमेरिका वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो गया है, तो क्या यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, यस यहाँ पे कन्वेक्शन होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर उठ रहा है पानी। क्यों हो रहा है,
क्योंकि ये जो पानी शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा पानी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक का पानी वार्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्टिव सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है अल नीनो में। गर्म पानी ठंडा हो गया और ठंडा पानी गर्म हो जाता है। और पानी से मेरा मतलब है कि ओशन करंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन लेमैन लैंग्वेज, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस पानी वाला थिंग। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि किरिबाती और पेरू, जहाँ पे जनरली बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ये एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे किरिबाती का ये आइलैंड्स है, यहाँ पे किरिबाती का आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे पेरू है, चिली एंड पेरू। तो इन जनरल क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोल्ड करंट रहती है, सप्रेस्ड एरिया रहता है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है, इसकी वजह से बारिश भी नहीं होती है। लेकिन अभी अल नीनो की कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ पे वार्म करंट आ गई है, इसकी वजह से कन्वेक्शन हो रहा है। अगर कन्वेक्शन हो रहा है तो क्लाउड भी फॉर्म होंगे और यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में तो भाई कोल्ड करंट आ गई है, यहाँ पे एयर कंप्रेस्ड एयर रहेगी, ऊपर नहीं उठेगी, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, पूरा वेदर सिस्टम रिवर्स हो जाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ वेल्स के अंदर, तस्मानिया के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ड्राउट की कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये हो गया जब हमारा अल नीनो चल रहा है। दिस इज़ वेयर द अल नीनो हैपन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल नीनो कैसे हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पास वाला करंट कूल करंट हो जाता है, साउथ अमेरिका का पेरुवियन करंट कंपैरेटिवली वार्म हो जाता है, और इसकी वजह से जो थर्मोक्लाइन का लाइन है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो अपवेलिंग भी हमारी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से वीक अपवेलिंग की वजह से भी ये वार्म करंट जो है इंटेंसीफाई हो जाता है, और यहाँ पे बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा रह जाता है। ये है अल नीनो का कंडीशन। तो ऑस्ट्रेलिया रह जाएगा ड्राई, और साउथ अमेरिका जहाँ पे इन जनरल बारिश नहीं होती है वो रह जाएगा ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया। तो ये है हमारा अल नीनो का सिचुएशन। एक बार इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा अल नीनो में कुछ भी नहीं है, बस यही होता है, रिवर्सल ऑफ ओशन करंट होता है। अब बात करते हैं ला नीना की। ला नीना क्या होता है ना, ला नीना क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन की इंटेंसिफाइड है। वॉकर सर्कुलेशन कौन सा पढ़ा था हमने, न्यूट्रल वाला, दिस इज अवर वॉकर सर्कुलेशन। जो हमने पढ़ा था न्यूट्रल रहता है जब कंडीशन कि कूल की जगह कूल, वार्म की जगह वार्म है, वो वॉकर सर्कुलेशन है। तो ला नीना क्या हो जाएगा कि जब वॉकर सर्कुलेशन इंटेंसीफाई हो जाता है, मतलब गर्म ज़्यादा गर्म और ठंडी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तब हो जाएगा ला नीना। ओके, तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर कन्वेक्शन ओवर दी वेस्टर्न पैसिफिक एंड स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स। वेस्टर्न पैसिफिक एरिया कौन सा था हमारा, ये वाला एरिया, तो ये और भी ज़्यादा गर्म हो गया है। नॉर्मल कंडीशन, अच्छा ये कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, येलो ले लें, येलो दिख जाएगा नॉर्मली। ओके, सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये वार्म है। अभी ला नीना और अल नीनो में क्या होगा, अल नीनो में क्या होगा, ये कूल हो जाएगा, और ला नीना में क्या होगा, ये वार्मर हो जाएगा, और भी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो जब और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब क्या होगा कि इंक्रीज्ड कन्वेक्शन होगा। पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा इवोपरेट होगा, ठीक है। तो उतने ज़्यादा इवोपरेशन से उतना ज़्यादा कन्वेक्शन होगा, कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे बारिश होगी। तो ये चीज़ है हमारी ला नीना की। नॉर्मल कंडीशन जब इंटेंसीफाई हो जाती है तब ला नीना बोलते हैं। और इधर क्या होगा, ईस्टर्न पैसिफिक एंड सेंट्रल पैसिफिक में इधर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अभी यहाँ पे थर्मोक्लाइन का लाइन देखो, यहाँ पे ज़्यादा नीचे चला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ज़्यादा वार्म टेम्परेचर हो गया है। और जैसे ही हम ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाएंगे, थर्मोक्लाइन ऑलमोस्ट बिल्कुल सरफेस पे पहुँच गया है, विच मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है। तो इंटेंसीफाइंग ऑफ नॉर्मल सिचुएशन, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन इज ला नीना होता है। इसमें ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हो जाती है। अभी कैसे होती है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथन हो जाती है, और जो पूल ऑफ वार्मर वाटर है नियर दी वेस्टर्न पैसिफिक एरिया, ये यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक है, जो हमारा साउथ अमेरिका पेरू वाला है, वो
यूजुअल से ज़्यादा कूल हो जाता है। इसकी वजह से जो थर्मोक्लाइन, जो टेम्परेचर की लाइन है हमारी, वो सरफेस के और भी ज़्यादा क्लोज हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ, सरफेस की लाइन क्लोज होने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से ठंडा पानी जो ऊपर आ रहा है ना वो और भी ज़्यादा आएगा, तो और भी ज़्यादा ये कूलिंग को इंटेंसीफाई कर देगा, ये और भी ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो कन्वेक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होगा ऑस्ट्रेलिया के पास में, इंक्रीज्ड स्ट्रॉन्ग विंड होगी और वॉकर सर्कुलेशन इंटेंसीफाई हो जाएगा। ला नीना में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मल में वॉकर सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, अल नीनो में वॉकर सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है कि कोल्ड की जगह वार्म और वार्म की जगह कोल्ड हो गया है, तो रिवर्स वॉकर या मॉडिफाइड वॉकर सर्कुलेशन भी बोल सकते हो उसे। और ला नीना में वॉकर सर्कुलेशन इंटेंसीफाई हो जाता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मॉनसून स्ट्रेंथन हो जाता है और वो कंडीशंस, दीज आर लाइक द राइट कंडीशंस। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा। तो ला नीना को हमेशा हम ज़्यादा रेनफॉल के साथ एसोशिएट करते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा ईस्टर्न पैसिफिक में, विच मीन्स कि साउथ अमेरिका पेरू वाला एरिया में। वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी, वहाँ पे और भी ज़्यादा सूखा पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशंस हैं ला नीना और अल नीना की। तो ENSO किसे बोलते हैं, जो ये नॉर्मल ऑक्सीलेशन हो रहा है, ओके, इसे बोलते हैं ला नीना, ENSO, इस पूरी चीज़ को। तो अभी एक बार एक साथ देखो, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, मैं एक बार लिख देती हूँ, ये है हमारा वेस्टर्न पैसिफिक, ये है हमारा ईस्टर्न पैसिफिक। ओके, ईस्टर्न पैसिफिक कंपैरेटिवली क्या रहेगा, कूल रहता है, और वेस्टर्न पैसिफिक हमारा वार्म रहता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से वार्म करंट ऊपर उठ रही है, क्लाउड जनरेशन हो रहा है और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये ट्रेड विंड्स को भी इंटेंसीफाई करती है, ट्रेड विंड्स को भी नॉर्मली चलने देती है। अल नीनो की कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो गया है, यहाँ पे जम गई है हमारी वार्म करंट, तो वार्म करंट से कन्वेक्शन इधर हो गया है, उधर कूल करंट, तो बिल्कुल रिवर्सल हो गया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा अल नीनो का कंडीशन। सिंपल, समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड अल नीनो, ला नीनो, न्यूट्रल कंडीशंस तीनों अलग अलग क्या होती है, कैसे वॉकर सेल जो है वो मॉडिफाई होती है या इंटेंसीफाई होती है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका इंडियन क्लाइमेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने करी, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, एंड आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर ऑल्सो। तो ये एक और मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा है ताकि आप अल नीनो समझ सको कि क्या होता है। नॉर्मल ईयर में ऑस्ट्रेलिया के पास वाला पानी वार्म रहता है और साउथ अमेरिका के पास वाला पानी कूल रहता है, तो ये कूल से वार्म की तरफ मूव करता है। लेकिन अल नीनो के अंदर ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली कूलर हो जाता है और साउथ अमेरिका के आसपास वाला पानी कंपैरेटिवली वार्मर हो जाता है, तो इसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये कूल टू वार्म, ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका की तरफ मूव करता है, तो इसकी वजह से पूरी वॉकर सेल, वॉकर सर्कुलेशन मॉडिफाई हो जाता है। अब इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम अब से कब से बात कर रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमें इंडिया पे इफेक्ट चाहिए इसका। इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि नॉर्मल जब ईयर होता है, नॉर्मल ईयर विच मीन्स कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर जनरेटेड है, और लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मस्करीन हाई इंटेंसीफाई हो जाता है। सो दिस पूल ऑफ वार्म वाटर जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, इसे वेस्टर्न पैसिफिक पूल बोलते हैं। ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल क्या करेगा, गर्म हवा को ऊपर उठाता है और दोनों तरफ इस तरफ भेजता है, तो दो वॉकर सेल बनती है, एक वॉकर सेल यहाँ पे बनी और एक वॉकर सेल यहाँ पे बनती है। तो पेरू वाला एरिया, इसमें क्या होगा कि हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे कोल्ड करंट रहता है, और सिमिलरली यहाँ पे मस्करीन हाई, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के पास, इसे हम बोलते हैं कि मेडागास्कर के पास यहाँ पे मस्करीन हाई बनता है। ये मस्करीन हाई जो है ये बहुत ही यूजफुल रहता है इंडियन क्लाइमेट के लिए। तो मस्करीन हाई जब बनता है तो नॉर्मल हमारा मानसून रहता है। तो इंडिया पे क्या देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल ईयर के अंदर जो वार्म पैसिफिक पूल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्म ऑलरेडी वार्म ओशन करंट है, लेकिन अल नीनो के दौरान वो वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो ज़्यादा कूलर हो गया है। तो नॉर्मल ईयर में ट्रेड विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ट्रेड विंड्स इंटेंसिफाइड रहती है। लेकिन अल नीनो में क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर रिवर्स हो गया है तो ट्रेड विंड्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। नॉर्मल ईयर में मस्करीन हाई रहता है,
मस्करीन हाई प्रेशर रहता है, विच मीन्स कि इंडिया में भी नॉर्मल मानसून आएगा। लेकिन अल नीनो में क्योंकि रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर हो गया है तो मस्करीन हाई से जो विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल ईयर में क्या रहता है कि मस्करीन हाई है, इधर स्ट्रॉन्ग वार्म पैसिफिक पूल है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हैं। तो इसकी वजह से जो पूरा पैसिफिक एंड इंडियन ओशन से स्पेसिफिकली जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वही ट्रेड विंड्स साउथ वेस्ट विंड्स बनती हैं और इंडिया में मॉनसून लेके आती हैं और अच्छी बारिश लेके आती है। तो और अल नीनो में क्या होगा कि क्योंकि सर्कुलेशन वीक हो गया है, ट्रेड विंड्स वीक हो गई हैं, तो उनका वैसे भी रिवर्सल हो गया है। तो रिवर्सल की वजह से इंडिया की तरफ वो मॉनसूनल विंड्स पहुंच नहीं पाती हैं और मॉनसून हमारा वीक रहता है। ला नीना के ड्यूरेशन में क्योंकि वॉकर सेल इंटेंसीफाई हो गई है तो हमारे इधर भी बहुत अच्छी बारिश और फ्लड की सिचुएशन रहती है। और अल नीनो के अंदर तो इतना सीवियर ड्रॉट पड़ता है कि इट्स लाइक कि छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। तो ये नॉर्मल अल नीनो और ला नीना सिचुएशन के अंदर इंडिया के मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने बात करी है। तो यहाँ पे अल नीनो हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वैसे किसी भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं रखा है एंड आई ऑलवेज इनटू दिस कन्फ्यूजन कि अल नीनो ला नीनो को कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने इसे काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी सारी वेबसाइट से पढ़ा था एंड फाइनली आई थिंक कि यू शुड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। सो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे पुट करी है। अगर आपको लगता है कोई भी कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत इधर रहा है तो एक बार इसे फिर से देख लो या कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल, बस रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर है, रिवर्सल ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर है। बाकी पूरा आपको पता है कि कहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, वार्म में वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। सो यू कैन ऑटोमेटिकली रिलेट एंड मेक दी सर्कुलेशन अपने आप से भी। सो ये बात हो गई हमारी अल नीनो और ला नीना की। अब हम बात करते हैं सीजनल विंड की। सीजनल विंड नाम से पता चल रहा होगा कि हर टाइम नहीं रहती है, जब कोई सीज़न होता है तभी ये सीजनल विंड्स चलती हैं। सो द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन जो सीज़न के हिसाब से चेंज हो जाता है वो सीजनल विंड होता है। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से मैक्सिमम हीटिंग वाला एरिया शिफ्ट हो जाता है। जैसे मॉनसूनल विंड्स जो हैं वो सीजनल विंड्स हैं। गर्म हवा जब चलेगी, फॉर एग्जांपल लुक इन दिस, समर के अंदर क्या होता है कि लैंड का एरिया ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो ये क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पे। इस लो प्रेशर की वजह से, और दूसरा ओशन क्या होगा, कंपैरेटिवली कूल रहेगा तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है, फिर ये पूरा सर्कुलेट होता है। तो ये हो गया समर में। विंटर में क्या होगा, वीक सोलर इंसोलेशन है, इसकी वजह से लैंड जो है वो कम गर्म होगी और यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करेगी। वेर इज ओशियंस क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट होती है, कंपैरेटिवली वार्म रहेंगे, लो प्रेशर का एरिया बनाएंगे। तो अब हवा का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये होता है विंटर में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट दी सीजनल विंड्स आर। इंडिया में सीजनल विंड्स चलती हैं और मैंने पहले भी आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो बताया है, दैट इज़ लाइक जस्ट वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो रिवर्सल ऑफ विंड है वो होता है। तो मॉनसून काफ़ी इफेक्ट है, और ये क्योंकि हम 11th की जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट बुक है उसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो इस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे नहीं, पर आपको पता हो गया है कि सीजनल विंड होती क्या है। नेक्स्ट है हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होता है, जो लोकली चलती हैं, जो लोकली हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, लोकल हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से अगर लो प्रेशर और हाई प्रेशर के एरियाज क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे लोकल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। सो ये होती है लोकल विंड। ये काफ़ी अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में जो लू चलती है, जो काल बैसाखी चलती है हमारी, जो हम बोलते हैं कि मैंगो शावर है, ये सब लोकल विंड्स हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लोकल विंड्स। बाकी ये पूरा एक वर्ल्ड मैप है लोकल विंड्स का। यहाँ पे चिनुकू, नॉर्दर, ये पेम्प्रो, ये सारी विंड्स चलती हैं। अगर आपका ऑप्शनल है तब आपको ये विंड्स ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत है। बाकी इन विंड्स को आप एक बार देख लो तो ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे मिस्ट्रल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोन इंपॉर्टेंट है, सिरोकू इंपॉर्टेंट है काफ़ी, खामसिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिनको मैंने आपको बता ही दिया है। बोरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ विंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, इनको एक बार पढ़ लो तो बस इतना लोकल विंड्स में सफिशिएंट है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर का क्रिएट होगा और यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया रहेगा, तो इसकी वजह से सी से लैंड की तरफ विंड चलेगी, लेकिन रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे
हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। अभी एक बार मुझे बताओ कि कब हाई प्रेशर कब लो प्रेशर रहेगा। सी ब्रिज कौन से टाइम पे चलेगी और लैंड ब्रिज कौन से टाइम पे चलेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आई विल नॉट टेल यू, बहुत बार इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसलिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी लैंड एंड सी ब्रिज। पढ़ लिया है अभी लैंड एंड सी ब्रिज कैसे चलता है, तो क्या मैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ स्किप कर दूं? हम इसे समझ चुके हैं, बिल्कुल हमने इसे बहुत बार समझ लिया है। लैंड एंड सी ब्रिज क्या होती है बिल्कुल यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो लैंड और सी के बीच में जब अलग अलग हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट तो जनरेट होगा ही ना, तो ये उसी प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है। ओके, नाउ कम टू दी माउंटेन एंड वैली विंड्स। माउंटेन और वैली विंड्स क्या होता है, जो नाम से वैसे पता चल रहा होगा कि जो माउंटेन पे या फिर वैली पे चलता है उसे माउंटेन या फिर वैली ब्रिज कहा जाता है। माउंटेन रीजन के अंदर ड्यूरिंग द डे जो स्लोप है वो काफ़ी हीट हो जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे रहता है तो सोलर इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है। और एयर जो है वो इट मूव्स टू अप स्लोप में ऐसे वो देखो। ओके, यहीं से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सो क्या होता है कि यहाँ पे सीधा इंटेंसिफाई होगा, लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे एयर ऊपर उठ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई है। और वैली में क्या है कि कंपैरेटिवली इतना सोलर इंसोलेशन नहीं होता है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो ये हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ विंड मूव करती है, मतलब वैली से ऊपर की तरफ विंड मूव करती है ना। फिर ये पूरा सर्कुलेशन बन जाता है। ये सर्कुलेशन आपको पता है, लो के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा और हाई के ऊपर लो प्रेशर बनेगा। सो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो ये होता है ड्यूरिंग द डे के टाइम पे। डे के टाइम पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सोलर इंसोलेशन फॉल हो रहा है। इसकी वजह से ऊपर माउंटेन टॉप जल्दी गर्म हो जाएगा, वैली इतना जल्दी गर्म नहीं होती है, तो जो विंड है वो वैली से माउंटेन टॉप की तरफ मूव कर रही है, राइट। सो इस रिजल्टिंग गैप को फिल करता है वैली ब्लोज अप टू द वैली, ऊपर से ऊपर की तरफ चलती है। एंड दिस विंड इज नॉन एज वैली ब्रिज। क्यों बोलते हैं इसे वैली ब्रिज, क्योंकि ये वैली से ऊपर की तरफ चल रही है। अब रात को क्या होगा, रात को सोलर इंसोलेशन नहीं है और हमें पता है कि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये एरिया ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगा, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। लेकिन वैली क्या है कि वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि एक तो ये इनक्लोज्ड एरिया है। ओके, ये क्या करेगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। लो प्रेशर में क्या होगी, हवा उठेगी ऊपर। हवा जब ऊपर उठेगी तो इसको फिल करने के लिए माउंटेन टॉप से जो एयर है वो नीचे आ जाएगी दोनों तरफ से। तो ये होती है माउंटेन ब्रिज, इस जो माउंटेन से नीचे की तरफ आती है। सो नाइट में क्या होगा, स्लोप्स जल्दी कूल हो जाएंगे और डेंस एयर वैली की तरफ आना स्टार्ट होगी, जिसे बोलते हैं माउंटेन विंड। सो जो द कूल एयर ऑन द प्लेट्यूज और आइस फील्ड वगैरह जो होती है, अगर कोई बहुत ठंडी हवा हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया से अगर आ रही होती है तो उसे बोलते हैं कांटाबाटिक विंड। और हमेशा ध्यान रखना, कांटाबाटिक विंड्स जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ चलती है। ओके, हमेशा कांटाबाटिक विंड का हमेशा यही कॉन्सेप्ट है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर से माउंटेन टॉप से वैली की तरफ जो विंड चलती है, ये क्या होगी, कूल एयर होगी। कूल क्यों होगी, क्योंकि ऊपर एरिया ठंडा हो गया है, तो ये कूल एयर्स होती हैं। तो इस कूल एयर को कांटाबाटिक विंड बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे वैली से माउंटेन टॉप मत कर देना। कांटाबाटिक इज फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैली, उसकी तरफ जो चलती है उसे बोलते हैं कांटाबाटिक विंड। ये देखो, कूल सरफेस से वार्म सरफेस की तरफ जो चलती है। और एनाबाटिक क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट बिल्कुल, जो वैली से माउंटेन टॉप की तरफ जो वार्म एयर ऊपर जाती है, इसे बोलते हैं एनाबाटिक विंड्स। तो एनाबाटिक विंड्स में क्या होगा, क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जाके कंडेंसेशन होगा, और इस कंडेंसेशन की वजह से क्यूमुलस क्लाउड्स भी बनते हैं। और ये क्लाउड्स मतलब आप जब सुबह अगर आप किसी हिल स्टेशन में गए हो या आपने कभी फ़ोटो भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि सुबह मौसम बहुत सुहावना रहता है, हल्के हल्के से क्लाउड्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर आती है वो क्लाउड्स बिल्कुल गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सल ऑफ द विंड ओनली। देखो क्या होगा, सुबह जैसे ही सूरज आएगा, गर्म होगी ये, तो जो गर्म विंड है वो ऊपर आना स्टार्ट होगी, और उस गर्म विंड की वजह से थोड़े से क्लाउड फॉर्म रहते हैं और टेम्परेचर काफ़ी कूल रहता है। इसे बोलते हैं एनाबाटिक विंड। ओके, सो अनदर वार्म काइंड ऑफ विंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ दी। अच्छा, अगर एक साइड कूल एयर है तो दूसरी साइड वार्म एयर चलेगी लीवर्ड साइड में। सो ये जो मॉइस्चर्स होती हैं वाइल क्रॉसिंग दी माउंटेन रेंज, ये कंडेंस हो जाती हैं और प्रिसिपिटेट करती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है।
अगर डिसेंड करती है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पे उनको बोलते हैं एडियाबाटिक प्रोसेस। तो इसमें ये एडियाबाटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है माउंटेन टॉप पे, तो माउंटेन टॉप पे जो आइस जमी हुई रहती है वो गर्म हवा उसे मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो काफ़ी जगह पे, जैसे अगर हमने चिनुको का एग्जांपल देखा था, चिनुको क्या है, लोकल है। ये क्या करती है कि ये एनाबाटिक विंड है, मतलब ये गर्मी लेके आती है, गर्म हवा रहती है, तो ये क्या यहाँ पे जो स्नो वगैरह जमी हुई होती है उसको मेल्ट कर देती है। तो ये पास्चर लैंड वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। यहाँ पे इसे अच्छा माना जाता है कि चिनुको आ गई है। तो ये बात हो गई हमारी विंड्स की। विंड्स का हमने पढ़ लिया है, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, सीजनल विंड्स क्या होती हैं, लोकल विंड्स क्या होती हैं, उसके बाद सी ब्रिज विंड क्या होती है, माउंटेन एंड वैली विंड्स क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया है। अभी एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारा, विच इज़ एयर मासेज। एयर मासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत छोटा सा एयर मासेज दिया हुआ है, और मैंने देखा है कि एयर मासेज का टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो छोटे मतलब आप इतने से पैराग्राफ से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने एयर मासेस को अच्छे से एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। आई हैव एक्सप्लेन इट इन वेरी लेमन लैंग्वेज। तो इसको मैं एक्चुअली इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। तो हम एयर मासेस इन फ्रंट्स वाला जो चैप्टर है उसको हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको आई थिंक नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसे ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर देंगे। हो सकता है कि अगला वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं दोनों को एक्चुअली सेपरेट रखना चाहती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर मासेस एंड फ्रंट्स। तो तब तक के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।